जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पे बटन दबाना ना भूलें। कल एक खबर आई थी हमारे भारत के जमीया मिलिया इस्लामिया नहीं जमीयत उले हिंद का एक घिनौना मदन बाण है। मुल्ले को लगा कि भाई उदयपुर फाइल्स पिक्चर पे बैन होना चाहिए। वो गया शरिया कोर्ट। दिल्ली में जो शरिया कोर्ट है वो शरिया कोर्ट ने उदयपुर पर बंदी ठोक दी। वेलकम टू पार्शली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपका स्वागत है मित्रों। लेकिन ये धर्मांतर का खेल है ना, इसको जरा मैं पीछे लेके जाता हूँ। तकरीबन 200 साल के बदहाल गरीब जिंदगी और अत्याचारों से बाहर निकलने के लिए यूरोप में काफ़ी सारे प्रयत्न शुरू हुए थे। अब उसमें ही एक प्रयत्न था समुद्र मार्ग से व्यापार का शुरू होना। अब इस व्यापार ने यूरोप के बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई। आगे फिर जैसे हम जानते हैं 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी के स्थापना के बाद गोरे हमारे जो ये लुटेरे थे, ये लूट की तलाश में विश्व भ्रमण करने लगे। पहले कुछ सालों में पैसों की जबरदस्त उगाही इन्होंने की जो अत्यावश्यक थी। लेकिन एक बहुत ही सज्जन सभ्य गृहस्थ ब्रिटिश गवर्नमेंट का आदमी था। उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स खुले तौर पे 2-3 बार वॉरेन हेस्टिंग्स ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि हिंदुओं को ईसाई रिलीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धर्मांतरण से स्थानिक निवासी के नाराजगी से हमें व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये शंका वॉरेन हेस्टिंग्स ने जताई थी। कंपनी ने फिर इन मिशनरी जो थे चर्च ऑफ इंग्लैंड के, उन पर भारत में आने की जाहिर रोक लगा दी। दहाइयां बीती, शताब्दी गुजर गई। फिर भारत में जब जहांगीर ने परवाना दिया तो ये सूरत आ गए। 18वें शतक के अंत में इंग्लैंड में धर्म प्रसार का जोर शोर से फिर से शुरुआत की गई। क्लैफैम गुट इन सब में ज्यादा मुखर था। आखिरकार ब्रिटिश संसद ने 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब अपना लाइसेंस रिन्यू करना था तो एक बार फिर इस बात को छेड़ दिया। संसद ने कंपनी के इस बंदी नियम को बदलने की भी गुजारिश कंपनी से की और भारत में धर्म प्रचार शुरू करने का नया कानून बनाया, जिसे राजसत्ता का पूर्ण सहयोग था। एक चार्ल्स ग्रैंड नाम का बिजनेसमैन था। अब इस चार्ल्स ग्रैंड को ईसाई मिशनरी कार्य करने का, भारत में ईसाई मिशनरी काम करने का पुरोधा माना जाता है। 1790 में उसने रेवरन को इस पूरे भारतवर्ष में ईसाइयत फैलाने वाला पहला गोरा मिशनरी बना डाला था। वैसे 1786 में यही इस चार्ल्स ने मिशन ऑफ बंगाल की योजना पर भी काम शुरू किया था। उस मिशन ऑफ बंगाल में मित्रों ये लिखा है कि अधर्म के अंधेरे में पड़े इस समाज को यीशु का प्रकाश पहुंचाने की ये योजना है। 1790 में दर माह 300 रुपए का पगार देकर युवा मिशनरियों की भर्ती की गई। उनका काम ये था युवा मिशनरियों का कि पहले 3 साल ये युवा मिशनरी पवित्र काशी में
हिंदू धर्म और स्थानिक भाषा आत्मसात करते थे और उसका आधार लेके यीशु का संदेशा पूरे भारतवर्ष में इनको पहुंचाना था। इसके लिए इनको 1790 के बाद 300 रुपए दर माह पगार मिलता था। 300 रुपए, याद रखो। अब ये योजना कॉर्नवालिस और अन्य 14 सत्ताधारियों को चार्ल्स ने भेज दी। चार्ल्स को अपेक्षित जो सफलता थी वो नहीं मिली। फिर एक बार 1790 में ये हमारा चार्ल्स भारत छोड़ के इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे नए सिरे से उसने कोशिश शुरू की। इंग्लैंड में जाकर वहाँ के सत्ताधारी, अमीर, उमराव, समाज के प्रबुद्ध नागरिक, इन सब से मिलने का सिलसिला चार्ल्स ने शुरू किया। चार्ल्स अक्सर कहता था, भारत के लोग भ्रष्ट, पापी और नैतिकता के दृष्टि से विकृत है। हम विकृत उससे लगे। चलो, धन्यवाद। इन जैसे जाहिलों पर, इन जैसे हम जैसे जाहिलों पर ब्रिटिश को अगर दीर्घकाल राज करना है तो भारतीयों में सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी उनको सिखानी पड़ेगी, भारतीयों को सिखानी पड़ेगी। अरे वाह! इन सब चीजों को सिर्फ रिलीजन के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारा एकमात्र महान रिलीजन उन्हें हमसे एक रूप कर पाएगा। ये है मित्रों अपप्रचार, हाँ, जो आज से 200 साल पहले ऑलरेडी शुरू कर दिया था नए सिरे से। वैसे हमारे धर्मांध जानवर इसमें मास्टर है, वो तो 1400 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार का अपप्रचार और ये एकांकी विचार की मानसिकता जो है ना, ये हमारे धर्मांध ईसाई मिशनरियों ने जोर शोर से भारत में उठाना शुरू कर दिया था। उनको इंग्लैंड वासियों का सपोर्ट भी जबरदस्त मिल रहा था, क्योंकि 1800 के आसपास लूट और अफीम के माध्यम से अंग्रेजों पे पैसा जैसे बरस रहा था। आगे 1793 में फिर एक बार संसद विचार करने बैठी। चार्ल्स ग्रांट तो उसके पीछे लगा ही हुआ था, लेकिन भारत में काम का अनुभव जिन्हें था, उन सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जोरदार इस बात का विरोध किया। 3 साल बाद भी विरोध चलता रहा, लेकिन चार्ल्स लगा हुआ था। आगे चल के 1805 में हमारा चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का सीईओ बना। अब थोड़ा सा विचार करो, यहाँ हमारा ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी का सीईओ बनता है और तुरंत वहीं इंग्लैंड में बैठ के जॉन स्टुअर्ट मिल हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखना आरंभ करता है। क्या लगता है आपको, यह संयोग होगा? वैसे मित्रों बता दूं, ये जॉन और ये मैक्स मुल्लर ये अत्यंत हीन दर्जे के ये लेखक, कथाकार, इतिहासकार है, जिन्होंने कभी भी जिंदगी में बिना भारत जाए हम जैसे मूर्खों को हमारा इतिहास सिखाने का काम किया। मुल्लर ने तो हम जानते हैं भ्रष्ट भाषांतर करके हमें हमारे धर्म ग्रंथों का विकृत परिचय मुल्लर ने करवा दिया। और ये दोनों है ना, मुल्लर और मिल, ये दोनों हमारे दिल्ली के सेक्युलर कोठे पे आज भी पूजे जाते हैं। उनके आदर्श है ही। मुल्लर का नाम लेने से हमारे कुछ श्रोता होंगे, वो भी आज मुझ पे भड़क जाएंगे कि भाई मुल्लर को क्यों गाली देते हो। लेकिन मित्रों, मैं जो बता रहा हूं ना, ये 100% सत्य बता रहा हूं। आप भी अगर मैक्स मुल्लर पढ़ोगे तो आप भी जूता उठाएंगे। एक बारी मैं चाहता हूं कि जब भी आपको समय मिले
ये जॉन मिल्स का हिस्ट्री ऑफ इंडिया जरूर पढ़े। इसे क्या कहा जा सकता है, अब हिंदी में शब्द नहीं मिल रहा है, ये जिसको पथेटिक करते हैं ना इंग्लिश में, मोस्ट पथेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है। सबसे ज्यादा झूठा इतिहास ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा गया है। उसमें जॉन मिल ने कहा है कि सारी हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, सभ्यता है, हेरिटेज है, और पुराण है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, इन जैसे धर्म ग्रंथों को मिल दंत कथा और काल्पनिक कथा कहकर हमें गाली देता रहा है। वैसे सारे अब्राहमिक ये पंथ वाले जितने हैं, इन सबको ये समान बीमारी है। इनको पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी से है तो हमारे सनातन से है। अनेकेश्वरवादी पेगन लोग हम हैं भाई, तो पेगन के प्रति इनमें इतनी ज्यादा नफरत भरी है, इतनी ज्यादा नफरत भरी है। अच्छा, वो अपना खुद का घर तो कभी भी नहीं देखेंगे, लेकिन हिंदू द्वेष इतना ठूस ठूस के भरा है कि इस द्वेष के कारण ये मानव को जानवर का धर्म ज्यादा निभाते हैं। मिल ने कहा था, द रूडेस्ट एंड वीकेस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड, क्या? हिंदू धर्म। द रूडेस्ट एंड वीकेस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड। बताओ कितना द्वेष उसके मन में भरा होगा। अब यहाँ ग्रांट कंपनी का अध्यक्ष बना और वहाँ विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे हिंदू धर्म का आदर करने वाले सत्ता से, इंग्लैंड की सत्ता से दूर होते गए। जैसे 1806 में वॉरेन हेस्टिंग्स गया, बाइबल सोसाइटी का एक मेंबर था विलियम बेंटिक। इस विलियम बेंटिक को भारत का वॉइस राय इंग्लैंड के सांसद ने बना डाला। बताइए, उनके विदाई समारोह में विलियम बेंटिक ने मिल से कहा था, आई एम गोइंग टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल, बट वेट, आई एम नॉट अ गवर्नर जनरल, एक्चुअली इट्स यू that has to be a governor general। ऐसे ऐसे भांड हमारे भारतवर्ष में ही आए हैं पूरे विश्व में। जय हो हमारी भारत मैया की, वंदे मातरम।